हाँ जी बेटा, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के टेस्ट के एनालिसिस करते हैं। पहला क्वेश्चन वैसे अगर मैं फ्रैंकली बोलूँ तो ये सिर्फ ये था कि चलो आपसे ना सारी तरह के फॉर्मूले अदर देन सेल्स लगवा लें। इसके अंदर कोई भी टेक्निकल पॉइंट नहीं था। तो हम फिर भी कोर व्यू लेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टेड पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय स्टाइल मैन्युफैक्चरर इज वर्कआउट ऑन दिस बेसिस। जैसे पर यूनिट है, ध्यान ये रखना। मटेरियल लगेगा 1.3 टन, 4 रुपये पर टन, लेबर इतनी लगेगी। यहाँ फैक्ट्री ओवरहेड वर्ड है, तो इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों हो सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखा जाए, क्योंकि वर्ड फैक्ट्री ओवरहेड है, फिक्स्ड या वेरिएबल नहीं। देन कहता है नॉर्मल हमारी क्वेस्टी इतनी है, और उसके बाद कहता है हमारा फैक्ट्री ओवरहेड रेट जो है इज अराइव्ड एट ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स ओवरहेड ऑफ 1 लाख पर मंथ। वेरिएबल ओवरहेड है 1.5 पर डीएलएच। इसके समझे, 1 लाख इधर फिक्स्ड है। अब वो लेबर आवर्स के बेसिस पे अगर आप देखो तो ये यहाँ से 0.5 आ जाएगा। बाकी वेरिएबल तो उसने बोला ही कि 1.5 है। दोनों को मिला के ये रेट 2 हो जाता। यहाँ तक तो सब आपको समझ आया ही होगा इजिली, ठीक है ना। इन द मंथ ऑफ मई 50,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट वाज स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करते हैं तो एक्चुअल आउटपुट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ रॉ मटेरियल अकाउंट रिवील्स कि 78,000 tons of the raw material were transferred into and used by the factory during मई। अब इनकी कॉस्ट आई थी 4.2। बजट में स्टैंडर्ड में आपने लिखा था 4, एक्चुअल में आपकी कॉस्ट आ रही है 4.2। बताओ कौन सा वेरिएंस इससे पता चलेगा, नेचर पता चलेगी। बोलो सर, 4 वाला 4.2 पे खरीदा है। एमपीवी, एमपीवी एडवर्स हो जाएगा, एमपीवी एडवर्स हो। 1.5 लाख आवर्स ऑफ द डायरेक्ट लेबर वर स्पेंट ड्यूरिंग दी 1.5 लाख आवर्स ऑफ द डायरेक्ट लेबर वर स्पेंट ड्यूरिंग दी मई एट द कॉस्ट टू 2.5। उसमें 2.3 रेट था। और फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द मंथ अमाउंटेड टू 340, आउट ऑफ विच इतना फिक्स्ड भी है। अब मैं आपके इधर तो मेरे को पता है कि ज़्यादा आंसर ही डिस्कस कराने हैं, हो सकता है ओवरहेड में रुकना पड़े। तो पहले उसने कहा था आप ऑल वेरिएंस निकाल दो, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। तो मटेरियल का जी एमपीवी चेक करें, 15,600 एडवर्स टिक लगा लें साथ साथ ही, ये ठीक हुआ। हाँ जी भाई, 15,600 एडवर्स आया हुआ। 4 वाला देखो ना बेटा, 4.20 पे मिला है, 20 पैसे एक्स्ट्रा। यूसेज 52,000 एडवर्स, सारी क्लास बोलो जरा। आया हुआ है। और जो एमसीवी ओवरऑल होता है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जो कि हमने सबसे पहले निकाला होगा, वो 67,600। ओके जी। रेट वेरिएंस लेबर का 30,000। एफिशिएंसी वाला देखते हैं क्या आंसर दिया भाई, चल चल चल। 11,500 दिया है, ये भी आया एडवर्स। ओवरऑल 41,500। अब जिसका लेबर सही हो जाए तो वेरिएबल ओवरहेड तो आप ही सही होने देते हैं। वेरिएबल ओवरहेड में ये आंसर है जी, ओवरऑल ही निकाला लगता है इन्होंने। 20,500 आया अपना। फिक्स्ड का मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, क्योंकि फिक्स्ड में ना मेरे को इस तरह चांस नहीं लेना कि कहीं इधर उधर हो जाए, फिर बात कोई बच्चा पूछना चाहता हो। जैसे फिक्स्ड में अपनी जो पुरानी टेक्निक है, बजट और एक्चुअल वाली आपने बनाई होगी। जैसे फिक्स ओवरहेड बजटेड, सर फैक्ट्री ओवरहेड इज अराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स ओवरहेड ऑफ 1 लाख पर मंथ। तो ये बजट में 1 लाख लिखने थे आपने। और एक्चुअल यहाँ इन्होंने कहीं बताए हुए थे हमें, फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द मंथ अमाउंटेड टू 340, आउट ऑफ विच 1,02,000 वाज फिक्स्ड। देन उसके बाद जी जेडे आर्स वगैरह हैं वो दिए हुए थे आपको। नॉर्मल कैपेसिटी यहाँ 2 लाख घंटे की बोली हुई थी। और भाई यहाँ पे आके आपका जड़ा एक्चुअल में आर्स हैं वो काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं। कितने आर्स हैं भाई एक्चुअल में? 1.5 लाख, 1,50,000 बिल्कुल जी। अब इसमें आपने किस अप्रोच से किया, आर्स अप्रोच से किया आपने या आउटपुट अप्रोच से किया, किससे किया? आउटपुट। तो बजटेड आउटपुट कितना लिया ये बताओ फिर। बजटेड आउटपुट पूछने वाली बात बनती है। बजटेड आउटपुट, हाँ ये थोड़ा पॉइंटों में जाएगा, क्योंकि लेबर आर में ना अब उसने 2.9 आर लिखे हुए पर यूनिट। तो जो मेरी 2 लाख यूनिट की कैपेसिटी है, तो 2.9 पे तो सर बेटर विल भी, चाहे मैं उसे ऐसे ही लिख दूँ 2 लाख अपनी कैलकुलेशंस के लिए, 2.9 डिवाइड। और एक्चुअल आउटपुट अपना इसने बताया होगा कितने यूनिट बने, 50,000। 50,000
तो इसका मतलब आपने अब्जॉर्प्शन रेट भी फिर आउटपुट के बेस पे ऐसे ही निकाला होगा, फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय दिस करके। वैसे तो वो आर वाला तो वहाँ दिया हुआ था, चलो। तो पहला ਜਿਹੜਾ फिक्स ओवरहेड वेरिएंस ओवरऑल आना होता है ना, पहले तो वो चेक करते हैं कि जो वहाँ पे अगर कोई बच्चा बोलेगा कि सर नहीं आया वो तो वहीं रुक जाएंगे। जैसे इन्होंने ये सारे पार्ट्स पुट्स ये आ गया, टोटल फिक्स ओवरहेड वेरिएंस 29,500 बेटा इन्होंने बोला एडवर्स आया अपना। यहाँ तो आर्स वाली अप्रोच लगाई हुई दिख रही है, क्योंकि इन्होंने स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट निकाल के उस पर रेट लगा दिया, क्योंकि वो रेट यूनिट वाला थोड़ा टेक्निकल सा हो रहा था। बाकी बच्चे बोले नहीं है बेटा, आप पूछ सकते हो अगर ये नहीं हुआ आपका। मैं भी अपने आप को धोखा ना दूं, यूनिट वाला पूछना, यूनिट वाला सॉल्व कर देता हूँ। हाँ जी। हाँ जी, तो आपने यूनिट अप्रोच से ट्राई किया था पहले, ये बता दो मेरे को। हाँ जी। तो इसको हम करते हैं। अब यहाँ तक देखो जी, ये आउटपुट ना बड़ा पॉइंटों में जा रहा था, इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ से अगर आपका फिक्स ओवरहेड पर यूनिट निकालें बजट में, तो 1 लाख रुपए आपके ओवरहेड है। अब आउटपुट है 2 लाख डिवाइड बाई 2.9। तो इससे अगर आप घुमाते हैं तो ये 2 लाख और ये 2.9, 1.45 रेट आ जाएगा भाई पर यूनिट। चेक करना, 1.45 रेट आ जाएगा। अब बेटा ध्यान से सुनना, जब हम फिक्स ओवरहेड वेरिएंस निकालते हैं तो ऐसे होता है एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर यूनिट। मैं थोड़ा यह फॉर्मूला भी याद करा दूं। ये अब्जॉर्ब्ड आता है, कंपेयर करते हैं इसे एक्चुअल फिक्स ओवरहेड के साथ। अब ये देखो, ये आपके हैं एक्चुअल आउटपुट 50,000, स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट कितना है 1.45, कंपेयर करेंगे 1,02,000 के साथ। चेक करो, गलती मिल रही होगी, कहाँ इधर उधर हुआ है। ये आया जी 72,500 ऑब्जॉर्व्ड आया। इसे 1,02,000 के साथ कंपेयर कर लो। अंडर ऑब्जॉर्प्शन आ रही है 29,500 की। अब बेटा हुआ क्लियर कि नहीं? 29,500 आप ये चेक कर लें कि चाहे आंसर आर्स में उसने किया है सेम आना चाहिए। सर बाकी जिस तरह बात रही है बाद हमारे फेवरेट वेरिएंस की, एक्सपेंडिचर वेरिएंस के लिए काफ़ी टैलेंट चाहिए होता है, जो गलत करना हो वो आपको पता ही है। तो बजट माइनस एक्चुअल सबने कर लिया होगा, बोलो भाई। हाँ हाँ। फिर वॉल्यूम वेरिएंस में अगर यूनिट वाली अप्रोच, क्योंकि यहाँ जो सोल्यूशन फाइल है उसमें आर्स वाली अप्रोच है, यूनिट वाली अप्रोच मैं आपको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, ताकि ये किसी को दिक्कत दुक्कत उसमें रही है वो भाई एटलीस्ट वो तो देख तो सके ना कि वॉल्यूम वेरिएंस आउटपुट अप्रोच में कैसे था। वॉल्यूम वेरिएंस आउटपुट अप्रोच में था, फॉर्मूला ये रखते होते हैं हम, स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर यूनिट। फिर यहाँ आता होता है एक्चुअल आउटपुट, मतलब क्या बनाया आपने, कंपेयर किससे करते हैं अभी, बजटेड आउटपुट। अब ये रेट आपने मेरे को कंफर्म करा दिया हो कि ये 1.45 है। बाकी जी टेबल यहाँ अपने पास पड़ा ही है। द एक्चुअल आउटपुट इज 50,000, ये थोड़ा देख लेना अब 50,000, और बजटेड को ऐसे ही लिख लेना। ऐसे लिखने में ना आंसर पॉइंटों में नहीं फंसेगा, आ जाएगा। दूसरे तरीके से कई बार आंसर नहीं आएगा। ये भाई कितना आता है सॉल्व करके, 27,500 आ जाता है इस कैलकुलेशन से, मैं भी वेरीफाई कर लूँ। 1.45 के हिसाब नाल ये हो गया जी 72,500 यहाँ तक। और इसको यहाँ लेके जाते हैं तो ये 1 लाख है, बिल्कुल ठीक है बेटा, क्योंकि ये हाफ हो जाएगा ना, 1 लाख हो जाएगा उधर। ठीक है जी, ये भी आ गया है। बाकी जो इंस्टीट्यूट के आंसर हैं या जिस तरह भी, वो भी हम कंपेयर कर ही जाते होते हैं हमेशा। तो 27,500 यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद जी आगे थोड़ा ये दिक्कत आपको पता ही है कि इसके आगे होती है कैपेसिटी और एफिशिएंसी में बहुत लोगों को दिक्कत होती है। पहले तो हमें ये देखना है कि इसमें कैलेंडर वेरिएंस का सीन है या नहीं है, पहले ये देखो। डेज के बारे में दिया हो, बजट या एक्चुअल डेज दिए हो, फिर डेज आर सेम, मतलब कि डेज आर सेम। तो भाई यहाँ पे आप जड़े अपने आर्स वगैरह ना उनके बेसिस पे ही चल सकते हैं आसानी से। ते जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे बजटेड आवर्स 2 लाख है और एक्चुअल में सिर्फ 1.5 लाख है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फर्क है, देख रहे हैं कि नहीं। और डेज सेम है, तो सीधी सीधी बात है कैपेसिटी वेरिएंस तो राइज होगा। अब जैसे आपने पूरा क्वेश्चन ही बेसिकली इससे किया है यूनिट मेथड से, तो ऑब्वियस सी बात है कि कैपेसिटी वेरिएंस भी इसी से किया होगा। कैपेसिटी वेरिएंस भी यूनिट अप्रोच से किया ना आपने, तो उसमें आपने किया होगा स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर यूनिट। तो ब्रैकेट में आपके आए होंगे रिवाइज बजटेड यूनिट्स।
मैं रफ में लिख रहा हूँ थोड़ा, माइनस बजटेड यूनिट्स फॉर एक्चुअल डेज, ये चीज़ हुई होगी। अब सर जब डेज सेम है तो बजटेड यूनिट फॉर एक्चुअल डेज तो यही आ जाएंगे। अब ये यूनिट था थोड़ा पॉइंटों में अपने पास, ये ध्यान रखना। 2 लाख डिवाइड बाई 2.9। अब रिवाइज बजटेड कैसे आएगा? कैपेसिटी कितने परसेंट कम हुई हुई है यहाँ से, देख पा रहे हो? 25%। आर्स देखो, 2 लाख की बजाय 1.5 लाख है। हाँ, तो 25% डिक्रीज इन कैपेसिटी है। तो इन यूनिट्स का, अब ये जो यूनिट्स आपने 2 लाख, अब तो यार डिवाइड करना ही पड़ेगा। 2 लाख डिवाइड बाई 2.9, ये यूनिट्स भाई मैं ऊपर एक लाइन लगा देता हूँ कि ये इतने यूनिट है। 68,965.51। इसमें 25% कम कर लो, पॉइंटों में रहने देते हैं। 51,724.13, इससे यूनिट का लॉस आ जाएगा, उससे आपका कैपेसिटी वेरिएंस निकल जाएगा। पर ये सच में सर, आर्स अप्रोच में, जो आप मानो चाहे ना मानो, वैसे तो आपके बैच में भी आर्स अप्रोच हुई थी, ये कैपेसिटी की पुष्टि आर्स अप्रोच में बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ये देखो, ये उसमें कैपेसिटी वेरिएंस कितने आसानी से निकाला हुआ है यहाँ पे। और हम पता नहीं केड़ी केड़ी कैलकुलेशनों में लगे हुए हैं। तो वैसे 25,000 उसने एडवर्स आंसर दिया है भाई, इतना ही आता है। देन एफिशिएंसी तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। अब अगर आप एफिशिएंसी को यूनिट अप्रोच से करोगे तो स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट में आएगा पहले एक्चुअल आउटपुट कंपेयर विद रिवाइज बस्टेड। इन एनी सिचुएशन आंसर्स तो देखो जी अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि आउटपुट अप्रोच में करते हो तो पॉइंटों में काफ़ी चला गया, और एक आधा कोई राउंड ऑफ भी कर दे तो फर्क भी पड़ सकता है, तो अप्रोक्सीमेटली इट शुड बी सेम। बाकी जी ये रूटीन क्वेश्चन था, मैं सच बताऊं ਇਹਦੇ अंदर जितने ज़्यादा मैंने इसको मार्क्स दे दिए थे उतने भी शायद ये डिजर्व नहीं करता। ਇਹਦੇ अंदर जो थोड़ा सा कुछ नया सीखने वाला है वो ये है, बी पार्ट। इसके बारे में जरूर लिखा आपने कुछ ना कुछ अपनी तरफ से। Identify one or more department in company who might be held responsible for each variances। कहते हैं यार आप ये बताओ कि जैसे जो वेरिएंस अराइज हो रहे हैं उसके लिए केड़ा डिपार्टमेंट जड़ा है वो रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। तो जो ये इंस्टीट्यूट के आंसर हैं वो पहले रखते हैं, फिर कोशिश करेंगे कि भाई आपके कोई तो इसमें मैच हो, आप मेरे साथ शेयर करें, ये कुछ और लिखा है वो भी बताएं। देखो जी इन्होंने कहा आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स हु माइट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच वेरिएंस, नेम ऑफ वेरिएंस, नेम ऑफ डिपार्टमेंट। कहता है जैसे मटेरियल प्राइस वेरिएंस है तो इसके लिए परचेज डिपार्टमेंट को जिम्मेवार ठहराया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है, प्राइस वेरिएंस के लिए, क्योंकि जो परचेजिंग है उसी के कारण प्राइस इफेक्ट होता है। अगर वो अच्छे तरह से टेंडर टूंडर नहीं मंगवाते हैं, सप्लायर के साथ नेगोशिएशंस नहीं करते हैं, ऑल्टरनेट सोर्सेज नहीं देखते हैं, तहाँ ये दिक्कत आती है। तो आपने कौन सा डिपार्टमेंट लिखा था भाई? प्राइस के, परचेज ही लिखा होगा ना। और यूसेज देखो जी, यूसेज परचेज वालों के हाथ में नहीं है, वो तो उन्होंने खरीद के दे दिया। यूसेज तो प्रोडक्शन नहीं करनी है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि जी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या जड़ा फोरमैन इंचार्ज है, मतलब कि, हाँ जी, हेलो, कुछ आवाज आई यार, ये चलो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लिखा है, क्या लिखा आप लोगों ने? हाँ, वर्कर्स पे भी डाल दिया, चलो ठीक है। देखो ऐसा होता है, थोड़ा ब्रॉडर व्यू लो। वैसे तो जो इन्होंने फैक्ट्री फोरमैन भी लिखा है ना वो काफ़ी माइक्रो व्यू है। आप मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कह सकते थे, बहुत था उतना। बाकी वर्कर देखो जी, कई बार अगर ट्रेंड ना हो तो हम कह सकते हैं कि वेस्टेजेस ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है जी। तो उसमें फिर उनका जो फोरमैन सुपरवाइजर जो होता है उसी की जिम्मेवारी होती है कि टीम को प्रॉपर से काम पहले सिखवाना है। लेबर रेट वेरिएंस में कौन सा डिपार्टमेंट आया जी? हाँ, वही पर्सोनल डिपार्टमेंट या एचआर, फिर मैनेजर्स पॉलिसी भी लिख दिया। फिर एफिशिएंसी में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है जी। ओवरहेड का तो सारा काम फिर वहीं पे ही है प्रोडक्शन में ही, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अगर देखें अंडर यूटिलाइजेशन हुई है कैपेसिटी की, ਉਹਦੇ कारण वॉल्यूम वेरिएंस ये वो सब हिल गया। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन था ये क्लास में भी डिस्कस्ड क्वेश्चन है और ये आ भी चुका अब तो पेपर में, ये पहली बार तो 2018 के आसपास आया था लाइमलाइट में आरटीपीस के थ्रू। ये किया भाई। पर इसमें भी लोगों को प्रॉब्लम रहती है, इसमें प्रॉब्लम रहती है, मैं करा देता हूँ आपको थोड़ा सा रिवाइज क्योंकि ये गंदा क्वेश्चन है। पहले तो एक बार ना जस्ट मेरी मोटिवेशन बनी रहती है जब तुम्हारे आंसर ठीक होते हैं, मैं वैसे आंसर चेक करा दूं क्लास के, फिर मैं आता हूँ इस पे। एमसीवी बताओ जी, इसका 3625 आया, ए एंड बी कंबाइंड। शाबाश। एमपीवी 175, एमपीवी 175 मिक्स 210, मिक्स 210, यील्ड 3660। हम्म
थोड़ा डिफरेंस है क्या? हाँ वो तो यार वो पता क्या है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। इधर देखो, इसने राउंड ऑफ मारे हुए हैं, क्लास में भी हमने बात की थी। ये राउंड ऑफ कर देता है, हम ये लेके चल रहे होंगे। बोलो, ये समझ रहे हो ना? उसका तो भाई, उसके वजह से तो फिर होगा होगा। लेबर इसकी ज्यादा ट्रिकी हो जाती है, और लेबर भी पहले चेक कर लें, फिर मैं लगा रहा हूँ 5-10 मिनट इस पे, इधर उधर नहीं हो रहा। लेबर कॉस्ट वेरिएंस 884 है भाई। शाबाश। एफिशिएंसी 2424। यील्ड 1500, मतलब 1556 यील्ड। इतना इन्होंने किया हुआ है। आओ सर, इसके जो अच्छे पॉइंट है ना, वो एक रिवीजन करा दें बच्चों को, कि जेडे नई बच्चे बोले या जिन्होंने पहले भी क्वेश्चन स्किप कर दिया, नहीं देखा है लेक्चर अच्छे से। ये मैं पहले बता दूं, अगर आपने ये क्वेश्चन पहले ना ना किया हो तो बहुत कम चांस होता है कि आपका सारा ठीक हो जाए। शायद थोड़ा बहुत आप कर लो अपनी काबिलियत पे, अदरवाइज इसमें ट्रिक है। ट्रिक कहाँ है वो ध्यान से सुनना। एबीसी लिमिटेड हैज प्रिपेयर द फॉलोइंग एस्टीमेट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। देखने में क्वेश्चन बहुत ही शरीफ लगता है कि ये मटेरियल होंगे जी, ये लेबर होगी जी। नीचे लिख के आता है, नॉर्मल लॉस वाज एक्सपेक्टेड टू बी 10% ऑफ द टोटल मटेरियल इनपुट। जैसे 1400 किलो माल टोटल है, इसमें 10% कहते हैं जी वेस्ट हो जाएगा। तो मटेरियल का तो चलो फिर भी समझ जाता कि इससे 1260 kg आउटपुट बनना है। जो लेबर का पॉइंट है ना, जब भी आप रिवाइज करें, जब आपने थर्ड रिवीजन फोर्थ रिवीजन भी करनी है, कॉपी में से लेबर के पॉइंट का ट्रीटमेंट जरूर देखना। एन आइडल लेबर टाइम ऑफ 5% ऑफ एक्सपेक्टेड लेबर आर वाज आल्सो एस्टिमेटेड। ये उलझेगा। पहले मैं मटेरियल सॉर्ट आउट करा के ना फिर इसको कराऊंगा। अब ये देखो, ये स्टैंडर्ड में टोटल वेट 1400 है, 10% वेस्टेज है, तो 1260 का आउटपुट निकलेगा इसमें। ये ओके? एट द एंड ऑफ द मंथ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैव बीन कलेक्टेड। कंपनी ने 1480 बना दिया इतने से। अब इसको आप जैसे भी कर लो ना, मटेरियल को चाहे इसकी तरह कर लो जैसे ये करता है, या जैसे हम लोग करते थे, ਇਹਦੇ आंसर आ जाएंगे जो आपको 1260 वाली बात पता है। अब इनके करने का तरीका क्या होता है, मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। कि ये देखिए, ये जो 800 किलो मटेरियल ए है, दिस इज फॉर दिस मच ऑफ द आउटपुट। तो अगर एक्चुअल आउटपुट 1480 के जी है, जैसे हम कहते थे ना स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर एक्चुअल आउटपुट, वो ऐसे आएगा। यही इसने यहाँ बना के दिया है, कोई ये कोई अलग नहीं है। ये जड़ी चीज़ है, ये जो ये लिख रहा है ऐसे, ये बेटा 1260 ही है। ये कह रहा है 1260 के लिए 800 किलो लगेगा, तो 1480 के लिए कितना लगेगा। अब हमारा डिफरेंस क्यों आता है, वो हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। क्योंकि ये पॉइंटों में आती है चीज़, और ये राउंड ऑफ कर देता है। और यहाँ ये जो ये टेबल बनाता है ना, दिस इज द स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, सीधा। ये कोई एक्सपेक्टेड वाला स्टैंडर्ड नहीं है, एक्चुअल का है। इसके बेस पे हमने चलो राउंड ऑफ नहीं किया, वो हमने देख लिया हमारा जो 20-30 रुपया फर्क आ रहा है। मटीरियल का जड़ा पार्ट है, मतलब दिस मल्टीप्लाई दिस बिकम स्टैंडर्ड कॉस्ट, और ये एक्चुअल क्वांटिटी, और ये भाई आपकी एक्चुअल प्राइस वगैरह पड़ी हुई है, तो ये सारा एक्चुअल कॉस्ट तक पहुंच जाएगा। इधे बेस पे आपके ये वाले वेरिएंसेस तो एमसीवी तक के तो सीधे हैं। एमपीवी वैसे ही नहीं किसी का गलत होता। बाकी मटेरियल में आगे दिक्कत कहाँ आ सकती है, मेरे अकॉर्डिंग मिक्स और यील्ड में दिक्कत आ सकती है। मिक्स और यील्ड में सीरियस वाली दिक्कत आ सकती है। इन्होंने तो क्या किया है, इसी एक टेबल में सब बना लिया। ये देखो, ये इनकी एक्चुअल क्वांटिटी है 1550। बताओ मिक्स में हम कैसे करते होते हैं, क्या होते हैं मिक्स में? बोलो। हाँ, स्टैंडर्ड प्रपोर्शन में लाएंगे, स्टैंडर्ड प्रपोर्शन में लेके आएंगे। अब वो स्टैंडर्ड प्रपोर्शन में भी भाई यही ले आया वो। ये देखो, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक ही टेबल में ना सारा आंसर पड़ा है। अब जब ये स्टैंडर्ड प्रपोर्शन में लाना है ना, तो वापस यहाँ जाना है, यहाँ ऐसे बोलना है कि जब 1400 किलो का मिक्सचर था, उसमें ए 800 था, तो जब 1550 किलो का मिक्सचर बना, 1550 किलो का मिक्सचर मैं यहाँ से भी दिखा दूं आपको, ये तो उसमें ए कितना होना चाहिए था। ऐसा हो गया था आपसे? तभी आपने। बाकी थोड़ा मिक्स मुक्स पे ना मिक्का बाजी की भी कृपा काफी रहती है, बच्चे गलत नहीं करते। तो यील्ड वेरिएंस में भी इंडिविजुअली निकाल देते हैं। जब भी मिक्का बाजी मेरे को मिलते हैं या टीचर डे पे फोन फोन करते हैं, तो काफ़ी बातें डिस्कस होती हैं ऐसी, कि आपका मिक्स काफ़ी चलता है यील्ड भी। तो ये तो बेचारा कंबाइंड निकाल रहा है, आपने तो इंडिविजुअली निकाला होगा मेरे अकॉर्डिंग। जी हाँ, तुम तो स्टार हो ही, स्टार हो। चेक करने वाला भी खुश कि इंडिविजुअली करके गया बच्चा।
अब लेबर यार, मेरे को पता नहीं क्यों लगता है कि मटेरियल ना बंदे का समझ जाता है। मटेरियल पे चलो ठीक है, एक फॉर्मेलिटी थी, मैंने बोल दिया, क्योंकि यार ऐसे बथेरे क्वेश्चन होते हैं कि लॉस है 10%, उससे आउटपुट डाउन करके। लेबर में तो बंदा फंसता है जी इसमें। मेरे अकॉर्डिंग तो लेबर वाला पॉइंट, मैं तो पहली बार खुद हैंग हो गया था कि इंस्टीट्यूट ने क्या क्वेश्चन बनाया है। कहता है आइडल लेबर टाइम ऑफ 5% ऑफ एक्सपेक्टेड लेबर आवर वाज एस्टिमेटेड। अब इसको अब क्या मीनिंग लेगा बंदा। देखो एक बात ये तय है कि ये जो कॉम्बिनेशन है, ये इनपुट्स हैं दोनों, मटेरियल लेबर, इस कॉम्बिनेशन से जो आउटपुट बनना है वो तो 1260 किलो ही बनना है। बोलो ही, समझ रहे हो? मतलब जो सोचा गया था 800 प्लस 600 1400 माइनस 10% 1260। अब आइडल टाइम का क्या सीन है वो आप लेबर वाले टेबल में समझो, और अब वो बच्चे अलर्ट हो जाएं जिनका ये क्वेश्चन हुआ नहीं था। सर देखो ऐसे है, जैसे वो 1400 वाले से 1260 किलो का आउटपुट बनना है, उस 1260 किलो में जड़ी लेबर काम करने वाली है, ये है 1000 आवर्स की स्किल्ड लेबर। पर इसमें 5% तो आइडल टाइम है। तो ये ऐसे करेगा, अब लेबर का हिसाब अपने तरीके से देखो। ये कहेगा 1260 में जो स्किल्ड लेबर लगनी है वो 1000 घंटे की चाहिए, पर उसमें 5% तो आइडल टाइम है। तो मतलब काम करने वाली लेबर 950 घंटे होगी। ये इसने, जैसे मैं कर रहा हूँ ना, ये देखो, ये 1260 मैंने यहाँ बनाया हुआ, ये आ गया। अब अगर 1 kg आउटपुट बनाना है तो इसके लिए लेबर को इतनी देर काम करना होगा। और अगर एक्चुअल में आउटपुट 1480 किलो बना है, उसके लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट की, स्टैंडर्ड आवर्स इतने होंगे। ये पॉइंट लग गया था ठीक आपका? ये बेटा, इस बात की गारंटी है कि आपने लेक्चर पूरा अच्छे से सुन रखा था और आपको पता था, नहीं तो बंदा बहुत उलझ जाता है। नया बंदा मैं नहीं मान सकता कि अपने आप कर दे, उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सोच विचार और हो जाता है। बाकी जी राउंड ऑफ यहाँ भी है, राउंड ऑफ यहाँ भी है, और राउंड ऑफ अगले में भी है। थोड़ा इंस्टीट्यूट ने रखा भी स्टाइलिश है, कभी इसे 1260 खुल के नहीं बोला, ऐसे ही चलाते रहे, उससे आंसर थोड़ा उलझता गया। फिर ये क्या करता है कि ये वाले स्टैंडर्ड टाइम यहाँ लिख के, फिर इनकी स्टैंडर्ड कॉस्ट लगा के सीधे ही स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट पे पहुंच जाता है। फिर भाई इसके एक्चुअल आवर्स यहाँ हैं, फिर इन एक्चुअल आवर्स को इसे मिक्स के लिए स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में लाना पड़ेगा। देन कौन से वाले आवर्स अप्लाई होंगे, पता है ना? 1000 एंड 800, जब आपने एक्चुअल आवर्स को स्टैंडर्ड रेशियो में लाना है। तो बस यही है जी लेबर वाला पॉइंट, थोड़ा स्टार्ट अगर इधर उधर हो जाए। पर मैं अजय भी एडवाइस करूंगा बेटा, जे आपका क्वेश्चन ठीक भी हुआ, ध्यान से सुनना, तब भी जब आपने अभी कोई जो टाइम हमारे पास है, आप दो बार स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और करोगे, लास्ट डे रिवीजन एक्सक्लूडेड, कोई लास्ट डे रिवीजन के अंदर कोई क्वेश्चन थोड़ा ना सॉल्व होते हैं। ठीक है? जब भी आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करोगे ना भाई, इस क्वेश्चन को रिटर्न में सॉल्व करके करना, रिटर्न में। समझ गए मेरी बात? कॉन्फिडेंस ना ले लेना कि यार मेरा टेस्ट में ठीक हो गया था, ये लेबर वाला पॉइंट दिन खराब हो तो इधर उधर हो जाएगा। बाकी अगला यार, हाँ जी पूछो जी। 892.69 आता था ना, ये राउंड ऑफ करना भी था तो आगे करते बेटा। ये देखो, नहीं बेटा, नॉर्मल राउंड ऑफ भी 893 बनता है ना, इट इज 0.69, तो 0.5 और अब तो आगे ही जाते हैं ना। देखो या तो आप फ्रैक्शन ले लो, ये ऐसे ही रहने दो, उस पर कोई गलत नहीं कर सकता है। जब ये राउंड ऑफ करना है तो मैथमेटिकली कर दो यार, जैसे ये लिख देते 893 ब्रैकेट में अप्रॉक्स लिख देते, उससे भी कोई गलत नहीं करेगा। कौन बोल रहा है? उदय बोल रहा है ये? हाँ 50 मिनट में हो गया था शायद, है अलग। हाँ जी बोलो, बोलो बोलो। सर लेबर का यील्ड वाला पॉइंट बता देते हैं। सर देखो अमन, अगर तो आपके पास स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट, पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं कि ये बना हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने करना है इंडिविजुअल अप्रोच से। स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट बना हुआ, ते ਜਿਹੜਾ स्टैंडर्ड प्रपोर्शन फॉर एक्चुअल आर वर्कड, हमारी भाषा में तो ये बोलते हैं ना हम, स्टैंडर्ड प्रपोर्शन फॉर एक्चुअल आर वर्कड बना हुआ है। वो फिर तो सर डन है। फिर अब आप, हाँ पूछो। नहीं नहीं, वो तो एज इट इज ही है यार, वो कोई अब नॉर्मल आइडल टाइम नहीं है, वो तो एक्सपेक्टेड वाले में था, एक्चुअल वर्किंग में नहीं लिखा हुआ। मैं आपको चेक भी करा देता हूँ। आइडल टाइम ऑफ 5% वाज ऑल्सो एस्टिमेटेड, एस्टिमेट में ही था। ये देख, ये 1200 और 860 है। अब यहाँ देखियो मेरे साथ, यहाँ पड़े हैं तेरे 1200 और 860।
अगर वो चीज़ होती तो यहाँ एक आइडल टाइम का कॉलम बनता भाई, समझ रहे हो, बाकी भी फिर एक्चुअल आर वर्ड कुछ और आते, फिर तो आपका एक आइडल टाइम वेरिएंस भी निकल रहा होता। तो शायद आप उस तरीके से ले गए अमन, तो अलग हो गया होगा। बाकियों ने ठीक किया हुआ, ठीक इन द सेंस मतलब कि सेम। हो जाता है थोड़ा बहुत टाइम है, कह रहे हैं मल्टीपल टाइम करें अच्छा हो जाएगा। यार अगला मैंने तुम्हें एक बार कराया टेस्ट में पहले भी, कि क्या क्या सीन है, हाँ पहले भी आया हुआ है एक्चुअली, ये सीए फाइनल का है यार। अब जैसे ही इस अटेम्प्ट में इन्होंने क्वेश्चन डाला था वो भी मिसिंग फिगर वाला था, ये भी ये कभी ना कभी एज इट इज डाल देंगे, बस मजा उस दिन आएगा, उस बैच की मौजें हैं जिसको ये लग जाएगा। तो भाई जिनसे हो गया है मैं ये बता दूं कि भाई पहले नंबर ऑफ वर्कर्स चेक करें वो अपने ईच कैटेगरी में, 3 4 और 2, 3 4 और 2। जी, पहले मैं सिर्फ इतना ही समझाऊंगा, जो नहीं हुआ हो तो पहले मेरा फर्ज बनता भाई इतना ही समझा। देखो यार, नंबर ऑफ वर्कर स्टैंडर्ड में बताए हुए हैं 4 3 2 9, रेट पर आर दिए हुए इतने इतने, एक्चुअल में ना सारा मिसिंग है, टोटल वर्कर 9 है ये पता। बाकी आगे कहता है 40 आवर वीक में गैंग प्रोड्यूस 270 स्टैंडर्ड आवर्स। इस टाइप की इंफॉर्मेशन हमारी असाइनमेंट में भी है। ये गैंग प्रोड्यूस 270 स्टैंडर्ड आवर्स, इधर मैं मतलब आपको समझाता होता हूँ कि स्टैंडर्ड आवर प्रोड्यूस का क्या मतलब होता है, आओ बेटा रिवाइज करें। स्टैंडर्ड आवर प्रोड्यूस का मतलब ये होता है कि जो आपने आउटपुट बनाया है, फिजिकली जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है, उधर स्टैंडर्ड टाइम इतना है, याद है बेटा। स्टैंडर्ड आवर प्रोड्यूस मीन स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट। बोलो पहले, ये क्लियर है। इधर देसी एग्जांपल भी देता हूँ जो आर्टिकलशिप में तुमने फेस करना है, जब तुम कोई भी काम कर दोगे, 4 ITR भर दी, हाँ ये तो आधे घंटे का काम था। एक आर्टिकल को कीमत पता होती है इस पॉइंट की। अब नीचे बताता है द एक्चुअल नंबर ऑफ सेमी स्किल्ड वर्कर इज 2 टाइम द एक्चुअल नंबर ऑफ अनस्किल्ड। मतलब सेमी स्किल्ड वाले ना, एज कंपेयर टू अनस्किल्ड, रेशियो 2:1 है। ठीक है सर। रेट ऑफ वेरिएंस फॉर सेमी स्किल्ड वर्कर इज 160 फेवरेबल। रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, जो बंदा इस इंफॉर्मेशन को क्रैक कर गया ना, वो इसमें सारी तरह के वर्कर निकाल लेगा। लो अभी जिनका नहीं हुआ उनके लिए मैं कर रहा हूँ लेबर रेट वेरिएंस सेमी स्किल्ड वर्कर्स का। ध्यान से, लेबर रेट वेरिएंस सेमी स्किल्ड वर्कर्स का हमें बताया गया है 160 फेवरेबल। हमने लिख लिया जी 160 फेवरेबल, पॉजिटिव है, नेगेटिव तो करने की जरूरत नहीं इसे। यहाँ अब रेट वेरिएंस का कॉन्सेप्ट क्या होता था, एक्चुअल आवर्स या एक्चुअल टाइम पेड, क्योंकि इसमें तो पेड ही आता है ना। तो यहाँ आता है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट पर आवर, ये 160। अब बेटा स्टैंडर्ड रेट आप देखो ध्यान से, सेमी स्किल्ड में जाना, मतलब आपका ध्यान पूरा बनाओ कि सर ये सेमी स्किल्ड है, तो आप सेमी स्किल्ड में ही जाओ। रेट स्टैंडर्ड 3 है, एक्चुअल में 2 है भाई। तो अगर इसको फॉर द टाइमिंग टाइम को एक्स रखा है तो रख लो, कोई चक्कर नहीं। ये एक्स की वैल्यू यहाँ 160 आ रही है। पर अब ध्यान ये रखें कि ये 1 होने के कारण सीधा 160 आ गई, ये टाइम यहाँ आवर्स है, तो 160 क्या रिप्रेजेंट करता है फिर, बोलो, आवर्स। यहाँ तक क्लियर है भाई? ठीक है। देखो कोई जरूर होगा जिसका नहीं हुआ हो, प्लीज रिस्पॉन्स दे दे, यहाँ तक उसे समझ आ गया है। ठीक। हाँ सर 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 सर, अब देखो, अब ये बात ध्यान में आनी चाहिए कि दिस इज अ 40 आवर वीक जिदा ये डाटा है, जिसमें एक कॉम्पोजिशन काम कर रहा था। अब 160 घंटे एक बंदे के तो हो नहीं सकते एक हफ्ते में, वन एम्प्लॉय के आवर्स होते हैं 40 आवर्स। तो अगर इस कैटेगरी में, सेमी स्किल्ड कैटेगरी में 160 घंटे बुक हुए हैं, तो इससे हमें सीधा सीधा पता चल जाता है कि हमारे यहाँ कितने बंदे होंगे, 4। हाँ जी जसप्रीत, ये पॉइंट आया। अब इससे अगर आपके 4 वर्कर आ गए, तो सर ये टेबल तो जो आगे बना वो तो फॉर्मेलिटी है, क्योंकि अगर 4 सेमी स्किल्ड वाले हैं भाई, बने रहो, तो ये अभी बात हुई थी कि अनस्किल्ड वाला इनसे हाफ होगा, फिर अनस्किल्ड वाले होंगे 2, टोटल हैं ये 9, 6 ये हो गए, तो बचे कितने, 3। पहले तो ये गुत्थी यही सुलझानी थी ना कि नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं ईच कैटेगरी में, 3 2, 3 4 और 2। हाँ भी सारी क्लास को इतना पॉइंट क्लियर है? गगन हो गया था यहाँ तक? मैं थोड़ी हार, मनप्रीत आपका? हम्म, नहीं आया रिस्पॉन्स। तान्या आपका? सारा हो गया?
गुड गुड, शाबाश। तो जी वर्कर तो आपके ईच कैटेगरी में आ गए, फिर इन्होंने स्पेसिफिक सा पूछा था गैंग वेरिएंस। भाई गैंग वेरिएंस क्या होता है? टोटल गैंग वेरिएंस किसे कहते हैं? हैं? गैंग गैंग लेबर मिक्स वेरिएंस, गैंग मतलब वो टीम मतलब मिक्सचर। तो फिर सब एफिशिएंसी वेरिएंस ये किसे कहते हैं? हम्म। फिर रेट वेरिएंस तो चलो पता है सर, ये ना पूछना। बहुत स्पेसिफिक जो पूछा है, जैसे कि कई बार बच्चों की आदत होती है वो ना सारा सारा ही सॉल्व करने लगते हैं, फलाना हम तो लेबर रेट वेरिएंस ही शुरू करेंगे। तो पहले आप ये देखो कि आपका ये गैंग वेरिएंस मतलब मिक्स वेरिएंस आया। टोटल इसने 120 फेवरेबल दिया। हम्म। लगी नहीं यार कोई आवाज ज्यादा मेरे को। अब जे किसी को ये समझना है तो समझा मैं देता हूँ कैसे है, क्योंकि फिर बच्चा कहे जी मेरा तो आया ही नहीं, आपने समझाया ही नहीं कैसे था। ले आओ जी, इसमें केड़ा कोई टाइम लगना मिक्स के अंदर, तो हमने फटाफट यही देखना है कि स्किल्ड, सेमी और अनस्किल्ड, इनकी स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन क्या है। स्टैंडर्ड नंबरिंग दो, स्टैंडर्ड नंबरिंग है 4 3 और 2, यही कहता। 4 3 2। अब इसमें आर्स स्टैंडर्ड आर्स के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। स्टैंडर्ड आर्स विल बी 40 आवर्स ईच है, तो 160, 120, 80। टोटल जी ये 9 बंदे, और ये है जी 360 घंटे। अब इनकी स्टैंडर्ड आरपीएच भी ले लेते हैं यहाँ पे। स्टैंडर्ड आरपीएच, स्टैंडर्ड रेट है 6 3 1, 6 3 1। मिक्स निकालना है तो ऑब्वियस है एक्चुअल नंबरिंग चाहिए होगी। एक्चुअल नंबरिंग इससे पहले था, हमने कर ली थी। क्या एक्चुअल नंबरिंग आई थी बेटा, कोई बच्चा बोलेगा? एक्चुअल नंबरिंग 3 4 2, 3 4 और 2। इससे एक्चुअल आवर्स निकाल लो। एक्चुअल आवर्स 40 के हिसाब से 120, फिर 160, फिर उसके बाद जी आपके 80। यार ये तो मिक्स भी बहुत ज़्यादा सौखा है, क्योंकि ऑलमोस्ट डन है। ये देखो आपके 9 बंदे हैं, ये आपके ऐसे आपने लगाए 9 बंदे, ये आपके बनते हैं जी पूरे 360 घंटे। अब जैसे आप लोग मिक्स करते हो मैं वैसे ही करूँगा। हाँ जी। ले 270 तो बेटा स्टैंडर्ड आर प्रोड्यूस है, उसका इससे क्या लेना देना। वो तो जो आउटपुट बना है उसका स्टैंडर्ड टाइम था। बाकी बच्चों को क्लियर है? भाई दोबारा सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये जो आप कर रहे हैं ना ये लैक ऑफ क्लैरिटी है। दोबारा सुनो। इन ए 40 आवर वीक गैंग प्रोड्यूस 270 स्टैंडर्ड आवर्स। ये 270 स्टैंडर्ड आवर पता क्या है? कि जो इन्हें फिजिकली आउटपुट बनाया है, चाहे इन्होंने 360 घंटे लगा दिए उसमें बनाने में, पर वो स्टैंडर्ड के तौर पे 270 घंटे का काम था। जो उसे जगह देनी है मैं दे देता हूँ यहाँ पे जगह। उसकी यहाँ कोई जगह नहीं है। नीचे मैं यहाँ लिख सकता हूँ फॉर एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड टाइम इज 270 आवर्स। हाँ अगर ये हमारे कोई पूछता लाइक जैसे हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, हो सकता है यील्ड वगैरह पूछे, वहाँ स्टैंडर्ड टाइम की बात होगी तो मेरा ध्यान इस तरफ जाएगा। अभी तो मैं मिक्स में हूँ ना। मिक्स में तो मैं कहूँगा जी एल एम वी। हाँ जी। नहीं नहीं सर, एफिशिएंसी खराब है उसमें क्या है। 360 घंटे में उन्होंने ये थोड़ा ना कहा कि कोई ब्रेक डाउन हो गया था जिस वजह से टाइम वेस्ट हो गया, वैसे ही स्लो है। 360 घंटे लगा के 270 घंटे का काम किया। बहुत क्वेश्चनों में एलईवी आपकी एडवर्स आती है, तो यहाँ भी आ जाएगी। प्लीज उस चीज को थोड़ा, या जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ ना बार बार, इस चीज को समझने की कोशिश करें कि यार द एक्चुअल फिजिकल आउटपुट इज नॉट गिवन, पर उसका स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ। अब मिक्स में स्टैंडर्ड रेट पर आर, और यहाँ आप कहोगे जी स्टैंडर्ड प्रपोर्शन फॉर एक्चुअल टाइम वर्कड माइनस एक्चुअल टाइम वर्कड। अब ये बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ये 360 घंटे हैं, स्टैंडर्ड प्रपोर्शन में ऐसे होने चाहिए थे, एक्चुअल में ऐसे हैं। एक जगह तो मैच ही कर जाएगा। तो स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन वाले मैं यहाँ लिख देता हूँ 160, दूसरी कैटेगरी का 120, फिर 80, फिर यहाँ स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा, स्टैंडर्ड रेट आ जाएगा। क्या है स्टैंडर्ड रेट भाई? 6 3 1, 6 3 1। और एक्चुअल टाइम वर्कड है 120, फिर जी यहाँ है 160। इसमें तो मैच ही कर गया। तो भाई यहाँ आप देख लो, 6 रुपये पर वाले जड़े 160 आवर्स होने चाहिए थे वो आपने 120 किए, तो यहाँ से 360 रुपये बचा लिए। ये 120 आवर्स होने चाहिए थे, आपने 160 कर दिए, 40 घंटे एक्स्ट्रा। 3 रुपए वाले 40 घंटे एक्स्ट्रा, 120 यहाँ गवा दिए। ठीक है ना?
120 एडवर्स लगा दो, बाकी इधर तो जीरो है। चेक करो जी ओवरऑल कितना दिया हुआ मिक्स इसमें। 100, मेरे हिसाब से कोई कैलकुलेशन मैंने गड़बड़ की है, चेक करें। 120 दिया हुआ है। एक ये वाली कैलकुलेशन, हाँ 240 आएगा, सॉरी यार। 40 घंटे इंटू 6 बोल दिया करो साथ साथ। 240, 240 फेवरेबल पहली कैटेगरी में, 120 दूसरी कैटेगरी में एडवर्स, फिर जीरो। तो इस तरीके से था मिक्स हो जाना, तो थोड़ा ज़्यादा ही ईजी था। अब पेपर में ना वो पूरा पूरा शुरू से शुरू करके ना बैठ जाना, एक तो उसके नंबर नहीं देते, प्लस आप आंसर में जो पकाओगे चेक करने वालों को अगला गुस्से में आ जाता है। अब जो ये आपका एफिशिएंसी वेरिएंस है, सब एफिशिएंसी वेरिएंस जड़ा है, यील्ड, यहाँ पंगा पड़ेगा। क्योंकि जो यील्ड आपने अच्छे तरीके से निकालना है, यील्ड अगर आपने अच्छे तरीके से निकालना है, चलो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड रेट पर आवर, तो ब्रैकेट में इंडिविजुअल कैटेगरी में फॉर्मूला बनाना है, तो यहाँ पहले क्या आएगा भाई, स्टैंडर्ड टाइम फॉर, बोलो, एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट माइनस होगा जी स्टैंडर्ड प्रपोर्शन फॉर एक्चुअल मिक्स। चलो वो तो पड़ा है। अब पंगा होगा, अब दिक्कत आएगी, क्योंकि कैटेगरी वाइज स्टैंडर्ड टाइम क्या है वो पता नहीं है। क्योंकि वो ये कह रहा है कि पूरी गैंग ने जो बनाया है ना, पूरी गैंग ने जो भी बनाया है, ਉਹਦਾ स्टैंडर्ड टाइम गैंग एज ए होल इतना था। बट व्हाट विल बी दी स्टैंडर्ड फॉर स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, ये कैसे करेंगे बेटा इसमें से। हाँ जी सर, देखिए सबसे आसान तो यही है कि 270 आवर्स आपको इन तीन बंदों के चाहिए। स्टैंडर्ड कहता है इन बंदों को 4-3-2 की रेशो में लगा लो, तो 4-3-2 में कर लो। बाकी जिस तरह अपने आयुष जी कह रहे हैं, इनकी बात मैं समझ जाता हूँ बहुत जल्दी। कोऑर्डिनेशन है थोड़ी। 360 वाले से वो शायद कहना चाहता है कि 270 जड़ा है वो 75 कर दो, यही कह रहे हो भाई। क्योंकि आपका जड़ा स्टैंडर्ड, नेचुरल स्टैंडर्ड है वो 360 आवर्स का है। तो 360 आवर्स में जो इनकी प्रेजेंस, देखो ऐसे भी लोग कर लेंगे, करने वाले के लिए रास्ते बहुत होते हैं, ना करने वाले के लिए सारे रास्ते बंद। 360 आवर्स में अगर ये 160 के लिए है भाई, 1 आवर का अगर मिक्सचर बने, मैं ऐसे ऐसे बोल के भी क्लास में तुम्हें बहुत बार कराता हूँ, तो ये इतनी देर के लिए होगा। तो 270 में ये कितनी देर के लिए होगा। तो इतना अगर आपका दिमाग उसमें चल जाता है, तो आप बड़े ही प्यार से इदा जड़ा सब एफिशिएंसी है वो भी निकाल लेते। वैसे उसका आंसर जरूर कंफर्म कर ले, कैटेगरी वाइज इतना इतना, 350 वर्ष दिया है। आता है? शाबाश। थोड़ा जे सेकंड टाइम रिपीट हो गया ना, उधर भी एडवांटेज होगी है। रेट वेरिएंस तो चलो छोड़ो यार, ये तो आंसर ही देखो, ये तो फालतू की बातें हैं। अगला क्वेश्चन पहले डाला है मैंने तुम्हें कभी? अच्छा, ये वाला भी डाला हुआ है। यार ये थोड़ी सी हट चेंज करने चाहिए, चलो ठीक है, बट उस टाइम हमारी डिस्कशन नहीं हुई थी इतनी। कंपनीज engaged in manufacturing of a several product, the following data have been obtained from the records of a machine shop for a month। ये बेटा पहले बजट है, ये बजट है, वो पीछे लगी लाइन, मैं क्या इधर लिख दूं, ये बजट है। नंबर ऑफ वर्किंग डेज हैं, वर्किंग आवर्स पर डे हैं, नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर है। एफिशिएंसी लिखी है 1 स्टैंडर्ड आवर पर क्लॉक आवर। अगेन क्वेश्चन ये फाइनल में से है, वहां अगर हम कम गिने ना तो 3 बार आया, वह तो ज्यादा आया होगा कि 80s में भी आया होगा। ये लाइन का क्या मतलब लेते हो यार तुम लोग, एफिशिएंसी 1 स्टैंडर्ड आवर पर क्लॉक आवर, क्या मतलब है जी। आज तक मतलब कि इतना ज्यादा एक बार क्वेश्चन हुआ फाइनल में भी, चलो फाइनल तो अब ओल्ड कोर्स में खत्म ही हो गया ना, अब नए कोर्स में तो सारा थ्योरी ज्यादा है। तो सारे कहते हैं सर 1 स्टैंडर्ड आवर पर क्लॉक आवर, कि भाई नलायक पार्टियां तो ये कहती हैं कि जब घड़ी में 1 घंटा बजे हो जाएगा तो उसका मतलब है 1 घंटा हो गया। मैं कहा वाह बेटा, 1 स्टैंडर्ड आवर पर क्लॉक आवर। चलो अभी देखते हैं क्वेश्चन में इन्हें यूज होना है कहीं के नहीं। डाउन टाइम है 10%, ठीक है। फिर ये आपके फिक्स वेरिएबल ओवरहेड्स हैं। डाटा जड़ा मंथ ऑफ अगस्त का एक्चुअल डाटा है, उसमें फिक्स वेरिएबल ओवरहेड फिर दिए हुए हैं। कितने आवर्स वर्कड हैं वो बताए हुए हैं, स्टैंडर्ड आवर प्रोड्यूस बताए हुए हैं। मेरा फेवरेट पॉइंट इस चीज है कि इंटर में ये वाली रेशियोज पे कम घुमाया है। और मैं फ्रैंकली बताऊं, अगर ये क्वेश्चन आपको पेपर में ला जाता है ना, सीए इंटर के पेपर में, और नॉर्मल जिस तरह हिसाब से तैयारी की होती है, बंदों ने क्वेश्चन देख के छोड़ देना। क्योंकि इनमें से ये वाली रेशो और ये वाली रेशो थोड़ी बहुत आती है बजटरी कंट्रोल के चैप्टर में, जहाँ बात होती है। यदि हम वर्किंग सारी चेक करेंगे, पहले तो
इसने इसके बेस पे मैक्सिमम आवर्स बनाए, ये सारे तीनों मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गए मैक्सिमम आवर्स। पर क्वेश्चन के अंदर डाउन टाइम था 10%, मतलब कि कुछ नॉर्मल जब काम नहीं होना तो माइनस करके बस्टेड आवर्स निकाल ले। अपने भी ये इंफॉर्मेशन बनी हुई है। गुड। एक्चुअल आर क्वेश्चन में दिए हुए थे। स्टैंडर्ड आर प्रोड्यूस फिर से क्वेश्चन में दिए हुए थे। स्टैंडर्ड आर प्रोड्यूस मीन स्टैंडर्ड टाइम, पिछले क्वेश्चन में फिर दोबारा आ गया स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट। हियर अगेन आपको आउटपुट का नहीं पता, आवर्स में ही चलेगा। फिर बजटेड वर्किंग डेज और एक्चुअल वर्किंग डेज भी दिए हुए थे। अब ये रेशियोज कैलकुलेट करेगा, वहां आप देखना कि आपके भी सेम आए कि नहीं। ये रेट पर आवर मैं बाद में बात कर लूंगा, छड्डो। एफिशिएंसी रेशियो लेबर के चैप्टर से हम लोग शुरू कर लेते हैं, और थ्रू आउट दिस सिलेबस से ये हमारे काम आती रहती है। स्टैंडर्ड अपॉन एक्चुअल टाइम अप्रोच, आया एफिशिएंसी 110। आवाज थोड़ी कम है, चलो ठीक है। सर एक्टिविटी रेशियो थोड़ी समझनी औखी होती है, बच्चों को समझाया जाता है कई एग्जाम्पल देके, कोविड का एग्जाम्पल भी, नोटबंदी का एग्जाम्पल भी। एक्टिविटी रेशियो ना अगर कोई बंदा आउटपुट में समझ ले उसकी कभी ना गलत हो। इट इज बेसिकली द एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय बस्टेड आउटपुट। अगर यूनिट्स में निकालने का मौका मिल जाए ना तो एक्टिविटी ऐसे आती है। जिस तरह हूँ आजकल इकोनॉमिक्स टाइम में आप देखो तो कहते हैं जी एक्टिविटी लेवल जड़ा है वो कई इंडस्ट्रीज में तो जो प्री कोविड लेवल था उससे भी ऊपर चला गया। मतलब जितना जब सब कुछ नॉर्मल था 2019 या 20 के शुरू में, उससे भी ऊपर एक्टिविटी लेवल चला गया है। उसको कह रहे हैं कि भाई इकोनॉमी की रिकवरी की स्पीड उससे कहीं तेज है एज कंपेयर जैसे वो गिरी थी। तो ये बहुत कॉमन वर्ड है एक्टिविटी। इट इज एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय बस्टेड। पर जब इसे टाइम में मेजर करना होता है तो हेयर हमें यूज करना है स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट, और नीचे स्टैंडर्ड टाइम फॉर बस्टेड आउटपुट। जैसे मैंने 1000 यूनिट बनाए, बजट था 800 यूनिट। कितना आसान है जी, एक्टिविटी लेवल 125%, बहुत तेज रफ्तार से जा रहे हो आप। पर ये यही टाइम में करनी पड़ जाए हालत खराब हो जाती है। इस पे स्टैंडर्ड टाइम लगा दो पर यूनिट, इस पे भी स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट लगा दो। जब आप एक्चुअल आउटपुट पे स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट लगाओगे वो बन जाएगा स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट। वही स्टैंडर्ड टाइम जब बस्टेड आउटपुट पे लगेगा तो उससे क्या आ जाएगा भाई, बस्टेड आवर्स। अब सच सच बताना, कोई बच्चा है जिसकी एक्टिविटी रेशियो ठीक आई है? ये कम ठीक होती है। हेलो। हाँ जी। नो सर, कोई भी नहीं? यार कमाल है। स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट क्वेश्चन ने दे दिया, शाबाश। बजट तुमने बनाया बजटेड आवर्स तो तुम कह रहे हो आगे। फिर तो मतलब तुम कॉन्सेप्ट भूल गए थे। मैं एक बार बेटा दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के। एक्टिविटी रेशियो ना जिस तरह का ਇਹਦਾ फॉर्मूला है ऐसे तो लगेगा रट्टा, वो शायद तुम लगा लो, तुम्हारी मर्जी है। पर जो आपने इसे अपने माइंड में बसाना है, शेयर मार्केट की वो इसमें इकोनॉमिक्स टाइम वर्ड यूज होता है कि एक्टिविटी लेवल वापस आ गया है। तो एक्टिविटी लेवल का मतलब होता है कि जैसे एक्चुअल आउटपुट क्या बन रहा है, कंपेयर दैट विद द बजट। यूनिट्स टर्म में ये देखो, यूनिट टर्म में कितनी अच्छी समझ आ रही है, यहाँ ऐसे समझ आ रही है। एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट, बोलो। मतलब कि अगर ये दोनों बराबर आ जाए तो हम कहेंगे जी बजटेड एक्टिविटी लेवल वाज अटेन्ड। मतलब कोई स्ट्राइक्स नहीं हुए, कोई लॉकडाउन नहीं हुए, जो सोचा था वो हो गया। ज्यादा आ जाए 1 से या 100% से ज्यादा आ जाए, उसका मतलब होता है कि जितना हमने सोचा उससे भी ज्यादा डिमांड आ गई, उस चक्कर में हमने बनाया। फिजिकली मैयर करना, आउटपुट टर्म में मैयर करना बहुत आसान है। पर जब ये टाइम के थ्रू मैयर होती है ना तो कुछ भी नहीं होता। जे स्टैंडर्ड टाइम 2 घंटे है तो यहाँ भी 2 घंटे मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 घंटे। दिस विल बी नोन एज स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट, जिसे स्टैंडर्ड आर प्रोड्यूस कहा है क्वेश्चन ने। और जब आप बस्टेड आउटपुट पे स्टैंडर्ड टाइम लगा दोगे तो यार बस्टेड आउटपुट के स्टैंडर्ड टाइम का मतलब क्या होगा, वो तो बस्टेड आवर्स ही होगा। समझ रहे हो? तो जब भी करिए ना भूलो या रिवाइज भी करो तो मेरा ये वाला एग्जांपल अपना साइड पे लिखो बनाओ ताकि ये दिमाग में रहे, सिर्फ वैसे ही नहीं। बाकी इसने 2000 रेशो ना थोड़ी कैलेंडर रेशो, स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशो, ये अलांग फलांग भी पूछी हुई है जो वैसे तो हमारे सिलेबस में हमने कभी देखी नहीं। पर कैलेंडर रेशो कई बच्चे बना देते हैं, उन्हें लग जाता है अंदाजा कि भाई ये डेज वगैरह कंपेयर करा देते हैं यहाँ पे। हुआ कैलेंडर रेशो? नहीं। 23 डेज और 24 डेज मतलब कि एक्चुअल अपॉन दिस, अगर सेम दिन होते तो 100% आ जाता। स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशो ये लोग भी बना लेते हैं, बहुत लोग बना लेते हैं, और ये समझनी बड़ी आसान है। यार ये देखो, स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज एक्चुअल नहीं, हमारे पास इतना था मैक्सिमम आवर्स, इतने आवर्स हम यूज
कर सकते थे, बट हमने पहले ही बजट में 10% डाउन टाइम दिखाया। तो वी आर नॉट यूजिंग द स्टैंडर्ड, वी आर नॉट यूजिंग द कैपेसिटी फुली। 28,800 में से हम 25,920 घंटे यूज कर रहे हैं, तो कितने परसेंट आता है यार ये? शायद ना हुआ हो, बट ये इजी है। बस्टेड आवर्स डिवाइड बाय मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स। है कोई बंदा जिसके पास ये 90% आया? हम्म। नो सर। चलो अच्छा ही है, फिर तो हमने डिस्कस कर लिया है, अब आपको पता चल गया कि चीज़ें ये हैं। और जहाँ तक बात है वेरिएंस एनालिसिस की, इस क्वेश्चन में पूरे अच्छी तरह से पहले देख लो, आंखें खोल लो अपनी। आउटपुट वाला बंदा ना बैठा हो भाई, आउटपुट नहीं दे रखा है इसमें कोई भी। आउटपुट आउटपुट कुछ नहीं है, ये आर्स अप्रोच से होगा, क्योंकि उसने कहा ऑल रिलेवेंट फिक्स ओवरहेड वेरिएंस निकाल लो। तो यहाँ पे भी देखते हैं भाई, कोई कोई कर पाया होगा, कोई कोई नहीं। फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस ओवरऑल 13,203 एडवर्स है भाई। शाबाश। एक्सपेंडिचर तो पक्का होगा 3400 एडवर्स। वॉल्यूम ये है। मैं यदि डिस्कशन कराना चाहूँगा, बच्चों को फॉर्मूला रिकैप कराना चाहूँगा। देखो यार, वॉल्यूम का ना, यूनिट अप्रोच में तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है वॉल्यूम। तब तो ऐसे होता है, स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर यूनिट, ब्रैकेट में यहाँ होता है एक्चुअल आउटपुट माइनस कौन सा होता है, बजटेड आउटपुट। तो टाइम अप्रोच में क्या करना होता है, इस रेट को इन टर्म्स ऑफ टाइम ले लो, स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड पर आवर, और आउटपुट की भी टाइम मेजरमेंट कर दो। यहाँ आ जाएगा स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट, और बजटेड आउटपुट का भी स्टैंडर्ड टाइम, जिसे क्या कहते हैं, बोलो, बजटेड आवर्स। तो ये चीज आपने लगानी थी, ओदे बेस पे वॉल्यूम वेरिएंस आया। ठीक है जी। फिर उसके बाद जी कैपेसिटी वेरिएंस। कैपेसिटी वेरिएंस किसी बच्चे का आया जी? 3142 एडवर्स। हम्म। बोल दो, मैं समझा देता हूँ। कैपेसिटी कैपेसिटी हाँ ये, सॉरी सॉरी, कैपेसिटी 12,625 है। आया ये? हाँ जी हाँ जी, कैपेसिटी वेरिएंस तुषार गुड यार, एक बच्चे का आया। बेटा देख, अब तेरे को ना कैपेसिटी वेरिएंस में जो यूनिट वाला फॉर्मूला वो छोड़ना पड़ेगा, वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, पता है ना। तो हमें कैपेसिटी वेरिएंस करना है आर्स अप्रोच से। तो ये होगा स्टैंडर्ड रेट पर आर, फिक्स ओवरहेड रेट पर आर। अब ब्रैकेट में आपको बहुत ध्यान से चलना है कि भाई आर्स का कंपैरिजन करना है यहाँ पे हमने, एक्चुअल आर्स ये माइनस बजटेड आर्स फॉर एक्चुअल डेज। और ये सबसे लॉजिकल और इजी होता है। अब मैं ये आर्स बनाता हूँ, रेट पर आर तो आपके पास है ही है। एक्चुअल आवर्स मैं यहाँ से देखता हूँ, क्योंकि उसको मैं बना नहीं पाऊंगा, वो तो जो क्वेश्चन में दिए होंगे मुझे फॉलो ही करने होंगे। एक्चुअल आवर्स आपके हैं 20,500, 20,500। अब यहाँ हमें चाहिए बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल डेज, बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल डेज। जैसे आपको याद है कि इसमें एक छुट्टी थी, तो 24 जो डेज थे उसके इतने आवर्स थे। अपने एक्चुअल डेज 23 है ना। तो इसके लिए अपन बजटेड आवर्स निकाल लेते हैं, डिवाइड बाई 24 इंटू, एक मिनट भाई, इंटू 23। ये ना कैलकुलेशन चेक कर देना यार, मेरे पास वैसे आ रहा है 24,840, इतना ही आता है ये कैलकुलेट करके। हाँ। अब ध्यान से देखो, इसमें लॉजिक भी कितना आसान होता है ना। 23 दिन के हिसाब से अगर बजट की स्पीड पे काम करें तो इतने घंटे काम होना चाहिए, हमारे एक्चुअल आवर्स उससे काफ़ी कम है। तो अकॉर्डिंगली जड़ा कैपेसिटी वेरिएंस है वो नेगेटिव हो जाएगा। जे रेट पर आर यहाँ मिल जाए, हम इसको सॉल्व भी कर लें। रेट पर आर कितना बेटा फिक्स ओवरहेड में, रेट पर आर 2.908 दिया हुआ है, तो आप इससे करके देख सकते हैं। हाँ जी रोशनी, ये रिवाइज नहीं कर रखा था क्या? अब क्लियर है? चलो ठीक है भाई। सर कैपेसिटी हो गया, कैलेंडर तो अब क्या कराओगे यार, छड्डो कैलेंडर तो। एक दिन का जो आवर्स का नुकसान हुआ उसको रेट पर आवर से मल्टीप्लाई कर दो। एफिशिएंसी तो लेबर एफिशिएंसी की तरह हो जाएगा। फॉर्मूले, ये वाले फॉर्मूले कभी ना लगाना बेटा, सरकारी टाइप फॉर्मूले अपने ही लगाना। स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर आवर, जब एफिशिएंसी आए, ब्रैकेट में जी स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस जी एक्चुअल टाइम। ये सीधी चीज आपको मिलेगी। तुषार ये आया हुआ फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी? गुड गुड गुड।
और जी है इसमें सर, वेरिएबल के भी दे रखे हैं आंसर, तो वेरिएबल का ओवरऑल आंसर है 8055। चेक करिए जी, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस आया आपका। एक्सपेंडिचर वेरियंस 7175। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी सॉरी, एक्सपेंडिचर 880। बाकी बच्चे भाई, कैसा रहा, कितने ठीक हुए आपके, बताओ जरा, कुछ तो साथ साथ बोलते रहे हैं, कुछ नहीं बोले हैं ज्यादा। कितना ठीक हुआ है जो? हाँ जी, लास्ट वाले में गड़बड़ है। बाकी मोर देन 50% ठीक हो गया सबका। हाँ, मोर देन 50% तो रहा ही होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करो इनको। अब पहले आपके पास आए थे तब डिस्कस नहीं हुए थे, अब ये अवेलेबल रहेगा, यूट्यूब पे भी रहेगा, तो आप कभी भी दोबारा भी चेक कर सकते हो। ठीक है जी, क्लोज करते हैं। कल एडवांस अकाउंट है। कौन सा चैप्टर है कल? फिर तो धमाके हैं, चलो अच्छे से तैयारी करना। ओके भाई, ओके। ओके जी।